1 साल की उम्र में अनाथ हुए हैरी को 11 साल का होने तक ये बिल्कुल पता नहीं था कि उसके माता पिता दरअसल एक जादूगर है जिन्हें लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए मार दिया था। हालांकि वो एक लौता इंसान था जो वोल्डेमॉर्ट के हमले के बावजूद बच पाया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसके अंकल और आंटी को इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उसे ये सब बताने वाला एक अनजान जायंट हैग्रिड था। और इसी की तरह हैरी भी ठीक अपने माता पिता की तरह जादूगरी सीखने हॉगवर्ट्स के लिए निकल पड़ा। हालांकि उसे और ताज्जुब तो तब हुआ जब उसे पता चला कि उसके माता पिता ने उसके लिए ढेर सारा जादुई सोना पहले से ही छोड़ के रखा है। ऊपर से जादुई दुनिया की चीजें नॉर्मल वर्ल्ड से काफी अलग है। जहाँ छूमंतर गली से अपनी छड़ी लेते हुए उसे ये पता चला कि वो ना सिर्फ मशहूर है बल्कि उसके भरोसे जादूगरों की उम्मीदें जुड़ी हुई है। वो अपनी स्कूली किताबों के साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड येट नर्वस भी था, क्योंकि उसकी आगे आने वाली जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब बस उसे इंतजार था उन नई चीजों का जहां से वो एक्चुअली में बिलोंग करता है। चैप्टर 6 द जर्नी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म 9 3/4। हैरी के लिए पूरा महीना बिल्कुल भी मजेदार नहीं था। हालांकि अब डडली उससे इतना डर चुका था कि वो उसके साथ एक रूम में भी खड़ा नहीं होता था। वही अंकल वर्निन और आंट पिटूनिया भी उससे किसी भी तरीके की जबरदस्ती या फिर उसे अपनी अलमारी में बंद करने के अलावा वो लोग अब उससे बात ही नहीं कर रहे थे। वो लोग ऐसा जताने लगे थे कि हैरी वहाँ पर है ही नहीं। ऑल्दो पहले तो ये सब कुछ हैरी को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन एक समय के बाद उसे काफी अकेलापन महसूस होने लगा। वो ज्यादातर अपने नए उल्लू के साथ अपना वक्त रूम में ही बिताया करता था। उसने उसका नाम हेडविग रख दिया, जो कि उसे ये नाम हिस्ट्री ऑफ मैजिक की किताब से मिला। ऊपर से उसकी सारी स्कूली किताबें भी काफी इंटरेस्टिंग थी। वो उन्हें देर रात तक पढ़ा करता था। आखिरी दिन की सुबह वो लिविंग रूम में आया जहाँ सारी डर्सली फैमिली टीवी देख रही थी। उसने अपने गले को क्लियर किया ताकि उन्हें पता चले कि वो भी वहाँ पर है। ऑल्दो उसे देखते ही डडली वहाँ से चिल्लाते हुए भाग गया। अंकल वर्निन, मुझे कल किंग क्रॉस स्टेशन पे जाना होगा हॉगवर्ट्स को निकलने के लिए। क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दोगे? वर्निन ने बस घुर्राने की आवाज की, जिसे हैरी ने हामी में पकड़ा। थैंक यू। हालांकि हैरी के वहाँ से निकलते ही वर्निन ने कहा, मजाक क्या है, जादूगरों के स्कूल में जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल? क्या हवाई चद्दरें फट चुकी है? वैसे वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। उसने अपनी जेब से उस टिकट को निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे बस 11 बजे तक प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पे पहुँचना है। वर्निन और आंट पिटूनिया ने पूछा, कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45? मजाक मत करो लड़के, 9:45 जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। लेकिन मेरी टिकट पे तो वही लिखा है। वर्निन ने कहा, कुछ भी, ये सब कुछ पागलपन है। वैसे भी मुझे कल लंदन जाना है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। माहौल को सही रखने के लिए हैरी ने पूछा, वैसे आप क्यों लंदन जा रहे हो अंकल? हमें डडली की वो घटिया पूछ निकालनी होगी इससे पहले कि वो स्मेल्टिंग्स में जाए। दूसरे दिन की एक्साइटमेंट इतनी थी कि हैरी सुबह 5 बजे उठ गया। उसने अपनी जीन्स पहन ली ताकि उसका मजाक ना बने। उसके स्कूल के चोगे में उसने फिर से एक बार अपनी हॉगवर्ट्स की चीजों की लिस्ट को चेक किया ताकि कुछ रह ना जाए। हेडविग भी अब अपने पिंजरे में एकदम तैयार बैठी थी। हैरी ने डडलीज के जागने का इंतजार किया और ठीक 2 घंटों के बाद वो अपनी बड़ी सी संदूक के साथ डर्सलीज की कार में था। आंट पिटूनिया ने डडली को समझाया लंदन तक जाने तक उसके बाजू में बैठने के लिए। वो लोग किंग क्रॉस तक जा पहुंचे, लेकिन हैरी ने तुरंत ही नोटिस किया कि अचानक वर्निन ने उसके संदूक को कार से निकालकर ट्रॉली के सहारे उसकी मदद की स्टेशन पर जाने के लिए। वो सोचने लगा, अंकल वर्निन की ओर से इतना अच्छा बर्ताव, वो भी अचानक। वेल, ये रहा लड़के, प्लेटफॉर्म 9 और 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म इसी के बीच होना चाहिए। शायद वो लोग उसे बनाना ही भूल गए। हालांकि वो भी सही था, क्योंकि प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में कुछ भी नहीं था। मजे करो लड़के, वर्निन ने हंसते हुए कहा और वो वहाँ से निकल गया। हैरी ने देखा तीनों डर्सलीज उस पे हंसते हुए उसे वहीं पर छोड़कर जा चुके थे। अब धीरे धीरे स्टेशन के ऊपर खड़े लोग भी उसे काफी अजीब तरीके से देखने लगे थे। क्या उसे किसी की मदद लेनी चाहिए? उसने वहाँ के गार्ड को रोकते हुए हॉगवर्ट्स की ट्रेन के बारे में पूछा, लेकिन कौन सा राज्य, कौन सा देश, कुछ भी पता न होने के चलते गार्ड उस पे बरस गया और जाते हुए कहने लगा, यहाँ पर कोई ट्रेन 11 बजे नहीं छूटने वाली है लड़के, पागल हो गए हो क्या? और वो गार्ड वहाँ से चला गया। हैरी अब हो सके उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन बस 10 मिनट में छूटने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। उसकी जेब में बस जादूगरों के पैसे और हाथों में एक बड़ा सा उल्लू था। हैग्रिड शायद उसे बताना भूल गया कि वहाँ तक जाना कैसे है। क्या उसे ठीक हैग्रिड की तरह अपनी छड़ी से प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में लगे हुए टिकट बॉक्स पर टैप करना होगा? लेकिन उसी वक्त कुछ लोगों का ग्रुप वहाँ से गुजरा, जहाँ उनके कुछ शब्द हैरी के कानों पे पड़े। सारे मगलू भरे पड़े यहाँ पर। हैरी ने मुड़कर देखा तो एक गोल मोटोल सी औरत अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी। उन सभी के लाल बाल थे और उनके पास भी ठीक हैरी की तरह एक बड़ा सा संदूक और उल्लू भी था। हैरी के अंदर मानो जान में जान आ गई। उसने उन लोगों को फॉलो किया, जहाँ वो रुके ये भी रुक गया। इतनी दूरी तक
कि वो उनकी बातें सुन सके। उन लड़कों की माँ ने पूछा, तो प्लेटफॉर्म नंबर क्या है? 9:45 एक छोटी सी लड़की जो उस औरत का हाथ पकड़े हुए थी और उसके भी बाल लाल थे, उसने पूछा, माँ क्या मैं नहीं जा सकती? तुम अभी छोटी हो जिनी, पहले तुम पर्सी। उनमें से सबसे बड़ा लड़का सामने आया, जिसे हैरी काफी नजदीक से देख रहा था ताकि वो कुछ मिस न कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी उसके सामने से क्रॉस हुआ और उसके अगले ही पल वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम। मैं फ्रेड नहीं, जॉर्ज हूँ। क्या मॉम, आप हमारी माँ हो के भी हमें पहचान नहीं पाती हो? उस औरत ने कहा, माफ कर दो डियर, मैं मजाक कर रहा था, मैं ही फ्रेड हूँ। वो इतना कहकर वहाँ से गायब हो गया और ठीक उसके पीछे उसका जुड़वा भाई भी मानो उस दीवार में समा गया। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, हैरी ने उस औरत से कहा, हेलो डियर, पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? हमारा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने हाथों से उनमें से सबसे छोटे लड़की की ओर इशारा किया, जो कि उसकी हाइट लंबी थी, शरीर काफी पतला और ढीला ढाला था। गाल के ऊपर झर्रियों के साथ उसके हाथ पैर और उसकी नाक भी काफी लंबी थी। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि कैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है। उस औरत ने बड़े ही प्यार से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें बस प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में से गुजरना है। और हाँ, डरना मत और रुकना भी मत, ये काफी जरूरी है। भागना सही होगा। चलो, रॉन के पहले तुम ही चले जाओ। ओके। उसने अपनी ट्रॉली को जोर से पकड़ लिया और उस मजबूत दीवार की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि वो क्रैश होने वाला है। उसने अब भागना शुरू किया। वो अब इतनी तेज भाग रहा था कि उस दीवार से टकराने से पहले अब कोई भी उसे नहीं रोक सकता। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली, लेकिन क्रैश हुआ ही नहीं। वो बस भागता रहा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा लोगों से भरे हुए उस पैक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रेन धुएं से लिपटी हुई थी, जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का। ठीक 11 बजे, जैसा कि उसके टिकट पर लिखा हुआ था। वही उसने वहाँ पर खड़े हुए लोगों की ओर देखा तो किसी के हाथ में बिल्ली थी तो किसी के हाथ में उल्लू। वो सभी लोग अपनी बड़ी सी संदूक के साथ तैयार थे। कुछ डब्बे स्टूडेंट से ऑलरेडी भर चुके थे। वही कुछ बच्चे सीट के लिए झगड़ा करने में लगे थे और उसी के बीच एक लड़के ने कहा, दादी शायद मैंने अपने मेंढक को वापस से खो दिया। ओह नेविल, वहाँ पर खड़ी उसकी दादी ने कहा। वही कुछ लोगों का ग्रुप एक लड़के के अराउंड उसे घेर रहा था। कम ऑन ली, दिखाओ हमें। उस लड़के ने अपने हाथों में पकड़े हुए एक बॉक्स को खोला। तभी कुछ लोग चिल्लाने और घबराने लगे क्योंकि उसमें से एक बालों में लिपटा हुआ पैर निकला। हैरी को फाइनली एक खाली कंपार्टमेंट मिल चुका था। उसने हेडविग को अपने पिंजरे के साथ अंदर डाला और अपने संदूक को अंदर लेने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि 2 बार वो संदूक हैरी के ही पैर पर गिर पड़ा। मदद चाहिए? उन लाल बालों वाले ग्रुप में से एक लड़के ने पूछा। यस प्लीज। ओए फ्रेड, यहाँ पर आना। उन जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी ने अपनी संदूक को अंदर खींच लिया। थैंक्स। अपने बालों को उसने अपनी आंखों से हटाते हुए कहा, वो क्या है? उन जुड़वा में से एक लड़के ने तुरंत ही हैरी के माथे पे बने हुए घाव को देखकर कहा, कमाल है, क्या तुम हैरी पॉटर हो? हैरी ने कहा, हाँ। उन दोनों ने मिलकर हैरी को गले लगा लिया। हैरी लिटरली अब शर्म से लाल हो रहा था। फ्रेड, जॉर्ज, क्या तुम वहाँ पर हो? आ रहे हैं माँ। हैरी अब ट्रेन से बाहर उस लाल बालों वाली पूरी फैमिली को देख रहा था। उनकी माँ ने एक रुमाल को रॉन की ओर बढ़ाया। रॉन, ये लो, तुम्हारी नाक पे कुछ दाग लगा हुआ है। पर अगले ही पल वो औरत अपने ही हाथों से रॉन के नाक को साफ कर रही थी। बस करो माँ। तभी उन 2 जुड़वा भाइयों ने कहा, मम्मा को कितनी फिक्र है अपने बच्चे की। चुप हो जाओ तुम। उस औरत ने पूछा, पर्सी कहाँ है? और तभी उनका सबसे बड़ा भाई पर्सी वहाँ पर आ गया। अपनी पूरी स्कूल की पोशाक में उसकी छाती पे एक गोल्डन बैज लगा हुआ था, जिसपे एक बड़ा सा पी बना हुआ था। उसने कहा, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता मॉम, प्रीफेक्ट्स को हर 2 कंपार्टमेंट्स में जाना है। पर वही उन जुड़वा में से एक ने कहा, प्रीफेक्ट पर्सी, हाँ, कुछ ऐसा कहना जो हमें पता ना हो। वही दूसरे जुड़वा ने कहा, 1 मिनट, मुझे पता है ये क्या कहेगा, क्योंकि उसने वही बात 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरी गर्मियों की छुट्टियों में बार-बार बताई है। अब चुप रहो। वैसे पर्सी की पोशाक नई क्यों है? उनकी माँ ने कहा, क्योंकि वो प्रीफेक्ट बन चुका है। उसने उसके गालों पे चूमा और कहा, पहुंचने के बाद मुझे खत जरूर लिखना पर्सी। और अब तुम दोनों। वो उन दोनों जुड़वा भाइयों की ओर मुड़ी। मुझे अगर एक भी उल्लू मिला तुम्हारे जरिए टॉयलेट को उड़ाने की खबर से तो देख लेना। हमने टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे ग्रेट आइडिया मॉम, ये मजाक नहीं है। कहकर वो औरत रॉन की ओर मुड़ी। और डोंट वरी, हम आपके रोनी डोनी का ध्यान रख लेंगे। रॉन ने कहा, शट अप। रॉन एक्चुअली हाइट में उन दोनों से काफी लंबा था। है मॉम, गेस करो आज हमारे साथ ट्रेन में कौन है? आपने जिसे प्लेटफॉर्म पर आने का रास्ता दिखाया, जानते हो वो कौन है? उनकी माँ ने पूछा। कौन? हैरी पॉटर मॉम। हैरी अब अपने आप को छुपा रहा था ताकि उनकी नजर उस पे ना पड़े। वही उनके साथ खड़ी हुई उस छोटी लड़की ने कहा, माँ, क्या मैं ट्रेन पर जाकर उसे बस एक बार देख कर आऊं प्लीज? तुमने ऑलरेडी उसे देख लिया है जिनी। वैसे तुम लोगों ने उसे कैसे पहचाना? हमने पूछा उससे। उसका घाव माँ ठीक बिजली की तरह है, बेचारा। तभी तो वो स्टेशन पे अकेला था। उसने कितने प्यार से पूछा प्लेटफॉर्म के बारे में। फ्रेंड ने पूछा, खैर क्या उसे याद होगा वो जिसका नाम नहीं लेते उसके बारे में? मैं तुम्हें चेता
चेतावनी दे रही हूँ फ्रेड, उसके स्कूल के पहले ही दिन उससे ऐसे सवाल मत करना। तभी ट्रेन की सीटी बजने लगी। वो तीनों तुरंत ही ट्रेन पर चढ़ गए और अपनी माँ को गुड बाय कहने लगे। तभी जिनी रोने लगी। जॉर्ज ने हाथ हिलाते हुए कहा, फिक्र मत करना जिनी, हम तुम्हें उल्लू भेजेंगे और हाँ, टॉयलेट का सीट भी। जॉर्ज मजाक कर रहा था माँ। ट्रेन अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हैरी ने देखा उनकी माँ अब उनकी ओर देखकर जोर जोर से अपना हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कर रही थी। हैरी अब काफी एक्साइटेड था। वो नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जो भी होगा उसकी पुरानी जिंदगी से तो बढ़िया ही होगा। कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और उन लाल बालों के परिवार में से सबसे छोटे लड़के ने हैरी से पूछा, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? बाकी सब तरफ फुल है। हैरी ने उसे अंदर लिया। हालांकि वो लड़का तुरंत ही खिड़की के बाहर देखने लगा, जैसे उसने हैरी को नोटिस ही किया ना हो। ऑल्दो उसके नाक पर अभी भी मैल लगा हुआ था। फिर ऑन वो दोनों जुड़वा भाई वापस आ चुके थे। अच्छा सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच में जा रहे हैं। ली जॉर्डन अपने साथ एक बड़ा सा मकड़ी लेकर आया है। वही दूसरे भाई ने कहा, हैरी हमने अपने आप को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया ना। फ्रेड एंड जॉर्ज वीजली, वो दोनों जुड़वा थे। हालांकि उनकी हाइट अपने छोटे भाई रॉन से कम थी, मगर शरारतों में उनके सामने चट्टान जैसा बड़ा आदमी भी एक चूहे के बराबर है। और ये है हमारा छोटा भाई रॉन। एनीवेज सी यू लेटर कह के वो दोनों वहां से निकल गए। तभी रॉन ने पूछा, क्या तुम सच में हैरी पॉटर हो? हैरी ने अपना सर हिलाया। ओह अच्छा, मुझे लगा फ्रेड और जॉर्ज एक और भद्दा सा मजाक कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में तुम्हारे सर पे वो उसने हैरी के माथे की ओर इशारा किया। वही हैरी ने भी उसे अपना घाव दिखाया। तो यहाँ पर वो जिसका नाम नहीं लेते उसने, हाँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। कुछ भी नहीं? हैरी ने कहा, मुझे बस एक हल्की सी हरी सी रोशनी याद है और कुछ भी नहीं। तभी रॉन ने रियलाइज किया कि वो हैरी के घाव को कुछ ज्यादा ही देख रहा है। उसने वापस तुरंत खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। तो क्या तुम्हारे पूरे परिवार में जादूगर है? इससे रॉन को पता चल चुका था कि हैरी भी उससे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। हाँ, माँ का एक कजन है जो कि एक अकाउंटेंट है, लेकिन हम उससे कभी भी नहीं मिले। हैरी ने कहा, फिर तो तुम्हें जादू के बारे में बहुत कुछ पता होगा। वीजलीज डेफिनेटली उन प्योर ब्लड फैमिलीज में से है जिनके बारे में छूमंतर गली में वो लड़का बात कर रहा था। रॉन ने कहा, मैंने सुना है तुम मुगलों के साथ रहते हो। कैसे होते हैं वो लोग भला? भयंकर होते हैं। हैरी ने कहा, काश मुझे भी 3 जादूगर भाई होते। 5। रॉन ने कहा, मैं छठा हूँ। मेरे पहले 2 भाई है, बिल और चार्ली। वो भी हॉगवर्ट्स से पढ़े है। बिल स्कूल का हेड बॉय था, वही चार्ली क्विडिच टीम का कैप्टन। पर्सी भी अब हेड बॉय है। और फ्रेड और जॉर्ज, ओह वो तो बस शरारतें करना जानते हैं। ऑल्दो वो पढ़ाई में अच्छे हैं, जहाँ सभी लोगों को वो काफी फनी भी लगते हैं। और इसी के चलते मुझ पे भी काफी प्रेशर बना रहता है, क्योंकि चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं, मेरे भाइयों ने मुझसे पहले ही उसे कर दिया होता है। और सबसे छोटा होने के चलते मुझे हमेशा ही बिल के पुराने कपड़े, चार्ली की पुरानी छड़ी और पर्सी का पुराना चूहा इस्तेमाल करना पड़ता है। रॉन ने अपनी जेब से एक मोटे ग्रेइश चूहे को बाहर निकाला जो कि सोया हुआ था। यह है स्कैबर्स, गया गुजरा है, ज्यादातर सोया ही रहता है। पर्सी हेड बॉय बना, जिसके चलते डैड ने उसे एक उल्लू ले दिया, लेकिन मेरे लिए वो अफोर्ड, मेरा मतलब है मुझे स्कैबर्स मिला। रॉन को रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, जिसके चलते वो वापस खिड़की के बाहर देखने लगा। हालांकि हैरी को इसमें कोई बुराई नहीं लगती कि उनके पास एक और उल्लू को लेने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले तक हैरी के पास भी कुछ नहीं था। उसने रॉन को सब कुछ बताया कि कैसे उसे डर्डली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, कैसे उसे अपने बर्थडे के दिन कुछ भी तोहफा नहीं मिल पाता था। और इन सारी चीजों को सुनकर रॉन भी मानो चेयर अप हो गया। हालांकि जब तक हैग्रिड ने मुझे जादूगरों, मेरे माता पिता और वोल्डेमॉर्ट के बारे में नहीं बताया, रॉन मानो चौंक गया। हैरी ने पूछा, क्या हुआ? तुमने अभी वो जिसका नाम नहीं लेते उसका नाम लिया। रॉन ने कहा, मानना पड़ेगा। नहीं, मैं बहादुर नहीं बन रहा। हैरी ने कहा, मैं तो बस अभी सीख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि क्लास में मैं सबसे कमजोर रहूंगा। हालांकि रॉन ने कहा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो मुगलू फैमिली से आते हैं और वो तुरंत ही सब कुछ सीख जाते हैं। जब तक वो लोग बातें कर रहे थे, ट्रेन अब लंदन से निकल चुकी थी और अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। उन्होंने बाहर की हरियाली और खूबसूरती को देखा। तकरीबन 12:30 बजे तक बहुत सारी बातें करने के बाद उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला, जो कि एक बूढ़ी सी औरत आई थी। उसने पूछा, ट्रॉली से कुछ चाहिए बच्चों? हैरी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो कुछ लेने के लिए बढ़ा। हालांकि रॉन वहीं पर बैठा रहा। उसने कहा कि मेरे पास सैंडविचेस है। हैरी के पास कभी भी कुछ भी बाहर से लेकर खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज उसकी जेब में कई सारे सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स पड़े हुए हैं। उसने ट्रॉली में जाकर तो वहाँ पर बर्टी बॉट्स की सारे स्वाद की गोलियां, ड्रूबल्स का बेस्ट ब्लूइंग गम, चॉकलेट फ्रॉक्स, पम्पकिन पेस्ट्री, कोल्ड्रॉन केक्स, लिक्विरिश वॉन्ड जैसी बहुत सी अजीब चीजें थी जिन्हें हैरी ने इससे पहले देखा भी नहीं था। उसने कुछ भी नहीं सोचा और वो सब कुछ लेते हुए उस बूढ़ी औरत को 11 सिल्वर सिकल्स और 7 ब्रॉन्ज नट्स दे दिया। रॉन ने उसकी ओर चौंकते हुए देखा और कहा,
तुम भूखे हो ना, काफी ज्यादा। हैरी ने कहकर पेस्ट्री पम्पकिन का एक बड़ा सा बाइट लिया। वही रॉन ने भी अपने पैकेट को खोला जिसके अंदर 4 सैंडविचेस थे। अरे नहीं, मैंने माँ को 1000 बार बोला है कि मुझे मक्के वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, एक मेरे साथ बदल लो। हैरी ने उसकी ओर एक पम्पकिन पेस्ट्री को बढ़ाते हुए कहा, अरे नहीं, ये सैंडविचेस बहुत सूखे हैं, तुम इन्हें नहीं खा पाओगे। मॉम ने इन्हें काफी हड़बड़ाहट में बनाया है, हम 5 के लिए बनाना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, तुम ये लो, हैरी ने कहा। ऐसे किसी के साथ कुछ भी शेयर करने वाली फीलिंग हैरी को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज तक ना ही उसके पास कुछ किसी को देने के लिए था और ना ही कोई लेने वाला था। उन दोनों ने एक एक करके सारी चीजों को खाना शुरू कर दिया। सैंडविचेस वो तो बाजू में ही रह गए। ये क्या है? हैरी ने अपने हाथों में एक चॉकलेट फ्रॉक को पकड़ते हुए कहा, इसमें असली वाले मेंढक तो नहीं होंगे ना? ना ना, रॉन ने कहा। देखिए जरा, तुम्हें कौन सा कार्ड मिला है? क्या मतलब? हैरी ने पूछा। अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा ना, हर एक चॉकलेट फ्रॉक कार्ड में एक फेमस जादूगर या फिर जादूगरनी का कार्ड मिलता है जिनका हम कलेक्शन कर सकते हैं। मेरे पास तो 500 है, लेकिन मुझे कभी भी अग्रप्पा या प्लोटोमी का नहीं मिला। हैरी ने तुरंत अपने कार्ड को खोला और देखा उस पे एक बूढ़े आदमी का चेहरा था, अपने अर्धकोर चश्मे के साथ। उसकी लंबी नाक के ऊपर अपनी सफेद सिल्वरी दाढ़ी और बालों का पहरा था। वही ठीक उसके कार्ड के नीचे लिखा हुआ था, एल्बस डम्बलडोर। हैरी ने कहा, तो ये है डम्बलडोर। क्या तुम्हें डम्बलडोर के बारे में नहीं पता? वैसे क्या मुझे भी एक कार्ड मिल सकता है? अग्रप्पा मुझे मिल जाए। हैरी ने उसे कार्ड को देते हुए अपने कार्ड की पिछली बाजू को देखा। उस पे लिखा हुआ था, हॉगवर्ट्स के अभी के हेडमास्टर। इन्हें इस सदी में से एक महान जादूगर माना जाता है। प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पे मशहूर है 1945 में ग्रिंडलवॉल्ड जैसी जादूगर को हराने के लिए। ऊपर से इन्होंने ड्रैगन के खून से तैयार किए जाने वाले 12 नए तौर तरीकों को ढूंढ निकाला है अपने दोस्त निकोलस फ्लेमेल के साथ। ज्यादातर डम्बलडोर को गानों और गेंदबाजी का शौक है। हैरी ने वापस अपने कार्ड को घुमाया, लेकिन इस बार डम्बलडोर वहाँ पर नहीं थे। उसने पूछा, वो कहाँ गए? अब क्या तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे? रॉन ने कहा, आ जाएंगे वापस। ओह, मुझे फिर से मोर्गाना मिली। मेरे पास इसके 6 है, क्या तुम्हें चाहिए? तुम इन्हें जमा कर सकते हो। रॉन की नजर अब बाकी के चॉकलेट फ्रॉक्स पर थी। हैरी ने कहा, तुम ले सकते हो। वैसे तुम्हें पता है, मुगलों की दुनिया में तस्वीरें हिलती नहीं है। क्या सच में? रॉन ने कहा, अजीब है। हैरी ने देखा तो डम्बलडोर अब वापस कार्ड में आ चुके थे। इनफैक्ट उन्होंने हैरी की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया भी। अब रॉन ज्यादातर उन चॉकलेट फ्रॉक्स को खाने में लगा हुआ था, लेकिन हैरी का पूरा ध्यान उन कार्ड्स पे था। और जल्दी उसके पास ना ही सिर्फ डम्बलडोर और मॉर्गेना थे, बल्कि हेनिस्ट वुडक्राफ्ट, एल्बी ग्रूनिंग, सीरिस, पेर्सिलिस और क्लोडियाना के भी कार्ड्स जमा हो गए। तभी उसने बर्टी बॉट्स की एवरी फ्लेवर्ड बीन्स की ओर देखा। रॉन ने कहा, तुम्हें इन पे ध्यान देना चाहिए। जब वो कहते हैं एवरी फ्लेवर्ड, मतलब वो साफ साफ कहते हैं उनमें सारी स्वाद की गोलियां होती है। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमिंट जैसे स्वाद तो यहाँ पर मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ कई अजीब चीजें भी खाने मिलेंगी। जॉर्ज को तो एक बार कीड़े के स्वाद की मिली थी। रॉन ने बहुत ही ध्यान से देखकर एक हरी वाली टॉफी उठाई। छी, देखा, स्प्राउट्स। उनका उन सारी स्वाद की टॉफियों को खाते हुए काफी अच्छा समय बीता। हैरी को टोस्ट, नारियल, पकी हुई फलियां, स्ट्रॉबेरी, ग्रेवी, घास, कॉफी, एक छोटी मछली के स्वाद की गोलियां तक मिली। उसने उस ग्रे वाली गोली को उठाया जिसकी ओर रॉन देख भी नहीं रहा था, और ठीक वैसा ही हुआ। उसे पेपर के स्वाद की गोली मिली। ट्रैवल करते हुए अब उन्होंने शहर को काफी पीछे छोड़ दिया था। उन्हें अब मुड़ी हुई नदियां, हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। तभी उनकी कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला, जिसमें से अंदर एक गोल सा चेहरा लिए एक लड़का आया था, जिसे हैरी ने पहले भी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पे देखा हुआ था। सॉरी, उस लड़के ने कहा, पर क्या तुम दोनों ने एक मेंढक को देखा है? वो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझसे बस भाग रहा है। हैरी ने कहा, वो आ जाएगा, फिक्र मत करो। काश, लेकिन फिर भी अगर तुमने देखा तो। इतना कहकर वो लड़का वहाँ से निकल गया। रॉन ने कहा, पता नहीं क्यों ये इतना परेशान है। मुझे अगर एक मेंढक मिलता तो मैं तो उसे तुरंत ही घुमा देता, हालांकि मेरे पास क्रैबर्स जैसा चूहा है, तो जाने दो। उसका चूहा उसके पैरों पर ही सोया हुआ था। देखा, अगर ये मर भी जाए तब भी हमें पता नहीं चलेगा। हालांकि कल ही मैंने इसके ऊपर एक मंत्र तो ट्राई किया था, पर नहीं हो पाया। रुको, मैं दिखाता हूँ। रॉन ने अपनी छड़ी को निकाला, जो कि उसकी हालत काफी खराब और कई कोनों से टूटी हुई थी। वो अपनी छड़ी को घुमाने ही वाला था, तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार और खुला और वो गोल सा बच्चा वापस आया हुआ था। लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की थी, जिसने ऑलरेडी अपने हॉगवर्ट्स के नए पोशाक को पहन लिया था। क्या किसी ने एक मेंढक देखा है? नेविल ने उसे घुमा दिया है। उसकी आवाज में मानो एक बॉसी पाना था, एक कॉन्फिडेंस था। अपने बुशी ब्राउन बालों के साथ साथ उसके आगे के 2 दांत थोड़े से बाहर थे। क्यूटी क्यूटी, यू नो। हमने पहले ही कहा है नहीं देखा है उसे, लेकिन उस लड़की का ध्यान अब रॉन के हाथों में पकड़ी हुई छड़ी पे था। ओह, तो तुम जादू कर रहे हो, दिखाओ जरा। वो अब वहाँ पर बैठ गई। रॉन ने अपने गले को क्लियर करते हुए कहा, सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस गए गुजरे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी को घुमा तो दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। स्क्रैबर्स अभी भी वैसा का वैसा ही था। क्या ये सच में कोई मंत्र था? लड़की ने कहा, मैंने तो अभी तक कुछ आसान से ही किए हैं, बस प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो हमेशा काम करते। मेरे पूरे
परिवार में से कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे अपना लेटर मिला तो सभी लोगों को मानो शौक लग गया, लेकिन मैं तो काफी खुश थी। ऊपर से जादू सीखने के लिए हॉगवर्ट्स से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है। मैंने ऑलरेडी अपनी सारी किताबों को दिल से पढ़ लिया है, होपफुली उतना काफी होगा। वैसे मेरा नाम है हरमाइनी ग्रेंजर, और तुम कौन? उसने ये सब कुछ काफी तेजी से कहा। हैरी और रॉन एक दूसरे की ओर देखकर सोच रहे थे कि दिल से तो छोड़ो, उन्होंने अपनी सारी किताबों को अभी तक पढ़ा भी नहीं है। मैं हूँ रॉन वीजली और मैं हैरी पॉटर। क्या तुम सच में? हरमाइनी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं बस बैकग्राउंड के लिए कुछ किताबें पढ़ रही थी और तुम्हारा नाम मॉडर्न मैजिकल हिस्ट्री और द राइज एंड द डाउनफॉल ऑफ डार्क आर्ट्स और ग्रेट विजार्डिंग इवेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी में मिला। हाँ, मैं ही हैरी पॉटर हूँ। ओह, अगर मैं तुम होती तो मैं पहले ही अपने बारे में बहुत कुछ पता कर लेती। वैसे क्या लगता है तुम कौन से हाउस में जाओगे? मुझे तो गरुड़द्वार में जाना है। डम्बलडोर भी उसी में थे। हालांकि चीलघात भी बुरा नहीं होगा। खैर, मैं चलती हूँ, हमें नेविल का मेंढक ढूंढना है। वैसे अच्छा हो अगर तुम लोग अपने पोशाक पहन लो, तो हम कभी भी वहाँ पर पहुंच सकते हैं। और इतना कहकर हरमाइनी उस गोल से लड़के को लेकर वहाँ से निकल गई। रॉन ने कहा, काश ऐसा हो कि मैं जिस हाउस में जाऊँ ये उसमें ना आए। उसने अपनी छड़ी को अंदर डालते हुए कहा, बेकार मंत्र दिया था जॉर्ज ने, उसे पता होगा ये काम नहीं करता। तुम्हारे भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा। गरुड़द्वार। मेरा पूरा परिवार ही उसी में रहा है। हालांकि चीलघात भी बुरा नहीं है, लेकिन वो लोग क्या सोचेंगे अगर मुझे नाग शक्ति में डाल दिया तो? ये वही हाउस है ना जिसमें वो, मेरा मतलब वो जिसका नाम नहीं लेते वो भी था? हाँ। अब इस टॉपिक से थोड़ा हटने के लिए हैरी ने पूछा, तुम्हारे दो भाई अब कहाँ पर है? वो सोच ही रहा था जादूगर अपने स्कूल के बाद आखिर करते क्या होंगे। चार्ली रोमानिया में ड्रैगन्स के ऊपर पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रिंगॉट्स के लिए कुछ तो काम करता है। वैसे क्या तुमने ग्रिंगॉट्स के बारे में सुना? डेली प्रोविट में खबर आई थी, किसी ने एक हाई सिक्योरिटी तिजोरी को लूटने की कोशिश की। सच में? क्या चुराया? कुछ भी नहीं, इसीलिए तो ये बड़ी खबर हो चुकी है। डैड ने कहा था कि कोई ताकतवर जादूगर ही ऐसा कर सकता है और इसीलिए सब परेशान हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सब लोग वो जिसका नाम नहीं लेते वही इसके पीछे होगा ऐसा कहने लगते हैं। हैरी के दिल में अब हर बार घबराहट सी होने लगती थी जब भी कोई वो जिसका नाम नहीं लेते उसके बारे में बात करता था। वो दरअसल परेशान ही नहीं होता अगर लोग उसे वोल्डेमॉर्ट के नाम से बुलाते तो। वैसे तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है? हैरी ने तुरंत कन्फेस कर दिया कि उसे एक भी नहीं पता। क्या ये सबसे मशहूर खेल है? और ठीक ऐसे रॉन उसे सब कुछ क्विडिच के बारे में समझाने लगा। वो उसे अपनी छुट्टियों के क्विडिच मैच के किस्से बता ही रहा था कि कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार और स्लाइड हुआ, लेकिन इस बार नेविल की बजाय हरमाइनी आई हुई थी। पर उसके पीछे 3 और लड़के भी खड़े थे और वो तीनों लड़के अंदर आ गए और हरमाइनी ने वापस दरवाजा बंद कर दिया और वो बाहर ही खड़ी रही। उनमें से बीच वाला वही लड़का था जो हैरी को मैडम मेल्किंस की दुकान पे मिला था, पर इस बार उस लड़के का इंटरेस्ट हैरी में ज्यादा था। ओह, तो ये सच है, हैरी पॉटर भी ट्रेन में है? हाँ, हैरी ने कहा। उस लड़के के पीछे 2 हट्टे कट्टे गोरे से लड़के खड़े थे। वो दोनों दिखने में ही काफी सेल्फिश लग रहे थे। वो दोनों वहाँ पर ऐसे खड़े थे जैसे कोई बॉडीगार्ड्स हो। ये है क्रैब और गॉयल और मेरा नाम है ड्रेको मैलफॉय। ड्रेको भी ठीक क्रैब और गॉयल की तरह या कहे उनसे भी ज्यादा गोरा चिट्टा सा लड़का था। उसके ब्लॉन्ड बालों के साथ उसका चेहरा काफी ज्यादा पॉइंटेड था। उसकी आंखों में मानो एक तरह का सन्नाटा सा छाया हुआ था। रॉन ड्रेको का नाम सुनते ही थोड़ा सा मजाकिया तौर से हंसा। ड्रेको ने कहा, तुम्हारा नाम तो पूछने की जरूरत नहीं है। लाल बाल, कपड़े फटे पुराने से, मेरे पापा ने बताया था मुझे तुम जरूर वीजली होंगे। वो हैरी की ओर एक बार फिर से मुड़ा। तुम्हें जल्दी पता चलेगा, कुछ फैमिलीज बाकियों से महान होती है पॉटर। तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहोगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने हैरी की ओर हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन हैरी ने कहा, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं मैं खुद ही समझ लूंगा, थैंक्स। ड्रेको ने बेइज्जती तो महसूस नहीं की, लेकिन उसने कहा, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। तुम अगर हमारे साथ होगे तो ठीक है, वरना ठीक अपने पेरेंट्स की तरह ही तुम भी निकल लोगे पॉटर। वो कभी नहीं समझ पाए कि उन्हें किसका साथ देना चाहिए था, लेकिन शायद तुम भी नहीं समझ पाए क्योंकि तुम्हारी दोस्ती तो उस हैग्रिड और इन भिखारी वीजली बीस के साथ है। हैरी और रॉन दोनों ही अपने पैरों पर खड़े हो गए। रॉन का चेहरा ठीक अपने बालों की तरह लाल हो चुका था। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। ओह, तो अब तुम हमसे लड़ोगे? ड्रेको ने कहा। हाँ। हैरी ने कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो। हैरी पहली बार बहादुर महसूस कर रहा था क्योंकि क्रैब और गॉयल उससे लगभग 2 गुना बड़े थे। लेकिन ड्रेको ने कहा, हमारा यहाँ से जाने का कोई इरादा तो नहीं है, वैसे भी हमारे पास का सारा खाना खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारा खत्म नहीं हुआ। तभी गॉयल आगे बढ़कर एक चॉकलेट फ्रॉग उठाने लगा, लेकिन इससे पहले कि उसे उठा ले, जैसे उसने उसे छुआ वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
स्कैबस ने ग्वाइल की उंगली को अपने छोटे नुकीले दांतों से चबा लिया था। ग्वाइल ने जैसे तैसे अपने हाथों को घुमा घुमा कर कैसे न कैसे उसे अपने हाथों से छुड़ा लिया और वो तीनों वहाँ से तुरंत भाग लिए, ये सोचते हुए कि ना जाने वहाँ पर और कितने चूहे होंगे। तभी हरमाइनी वापस अंदर आ गई और उसने पूछा, यहाँ पर चल क्या रहा है? उसने देखा तो रॉन स्कैबस को अपनी पूंछ से उठा रहा था। क्या ये बेहोश हो चुका है? रॉन ने कहा, लेकिन थोड़ा और नजदीक से देखने के बाद उसने कहा, ना, ये तो वापस सो गया है। हैरी ने उसे अपनी ड्रेको के साथ की पहली मीटिंग के बारे में सब बताया। मैंने भी सुना है उनके परिवार के बारे में। रॉन ने कहा, वो पहली ऐसी फैमिली थी जो वो जिसका नाम नहीं लेते उसके गायब होने के बाद हमारी साइड आई थी, लेकिन मेरे डैड को लगता है वे लोग भरोसेमंद नहीं है। उन्हें बस कोई भी कारण चाहिए काले जादू को और नजदीक से जानने के लिए। तभी रॉन हरमाइनी की ओर मुड़ा और उसने कहा, क्या तुम्हें कुछ और भी मदद चाहिए? तुम लोगों को अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। हरमाइनी ने कहा, मैंने आगे जाकर ड्राइवर से बात कर ली है और हम वहाँ पर कभी भी पहुँच सकते। क्या तुम लोग लड़ाई कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो वहाँ पहुँचने से पहले ही तुम लोग मुसीबत में हो। हम नहीं, स्क्रैबस कर रहा था, रॉन ने कहा। और क्या तुम यहाँ से जा सकते हो ताकि हम अपने कपड़े बदल ले? हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी बाहर के बच्चे कुछ ज्यादा ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं। वैसे तुम्हारे नाक पे मेल लगी है यहाँ पर, क्या तुम्हें पता है? तभी हैरी ने बाहर देखा तो अब हल्का हल्का सा अंधेरा हो चुका था। ट्रेन भी अब धीरे होना शुरू हो चुकी थी। हैरी और रॉन ने अपनी स्कूली पोशाक पहन ली। हालांकि रॉन अपनी पोशाक से लंबा था, ऑब्वियसली वो उसकी नहीं थी, इसलिए तभी एक आवाज ट्रेन में गूंजी, हम 5 मिनट में हॉगवर्ट्स में पहुंचने वाले हैं। सभी छात्र कृपया अपना सामान ट्रेन पर ही छोड़ दे, वो आपको बाद में मिल जाएगा। हैरी मानो अब बहुत ही नर्वस हो चुका था, उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। उन्होंने अपनी जेब में बची हुई आखिरी की सारी टॉफियां खत्म कर ली और जाकर खड़े हुए बाकी स्टूडेंट्स के साथ। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार को खत्म करते हुए रुक गई। सभी बच्चों ने एक दूसरे को धक्का मारते हुए ट्रेन से एक अंधेरे से भरे प्लेटफॉर्म पर उतर गए। तभी हैरी को एक जानी पहचानी आवाज आई, फर्स्ट ईयर्स यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। ऑल राइट हैरी, यहाँ पर आओ। हैग्रिड ने सारे फर्स्ट ईयर्स को जमा किया और पूछा, कोई रह तो नहीं गया? चलो मेरे पीछे चलो। जमीन पर फिसलन होने के बावजूद सारे बच्चे जैसे तैसे हैग्रिड के पीछे चल रहे थे। अंधेरा होने के चलते ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो एरिया किसी जंगल की तरह था। चलो चलो सभी लोग, हैग्रिड ने कहा, ध्यान से चलना, हम बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन तभी सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उस छोटी सी फिसलन भरी सड़क के खत्म होने के बाद नदी के बीचों बीच उन्हें दिखाई दिया एक बड़ा सा किला। उस किले के ऊपर कई सारे छोटे छोटे टावर्स बने हुए थे, जिनकी खिड़कियों पर मानो चांद का पहरा था। हैग्रिड ने नदी के किनारे पर खड़ी हुई बोट्स की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, एक समय पर सिर्फ 4 ही लोग जाएंगे। हैरी और रॉन के पीछे नेविल और हरमाइनी ने एक बोट का सहारा लिया। क्या सभी लोग बैठ गए? हैग्रिड ने कहा, गुड, चलो फिर। सारी किश्तियों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया। हालांकि नदी मानो पूरी तरीके से आईना बन चुकी थी। वो उस किले की परछाई को नदी में साफ साफ देख पा रहे थे। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि सभी लोग किले की ओर देखकर पूरी तरीके से हक्का बक्का हो चुके थे। धीरे धीरे करते हुए वो लोग उस चट्टान के कोने तक पहुंच गए जिसके ऊपर वो किला स्थित था। हैग्रिड ने पहली बोट में बैठे हुए बच्चों से कहा, सभी लोग अपना सर झुकाओ। उस चट्टान के नीचे से एक अंधेरी सी गुफा से निकलते वक्त सभी को ऐसा लगा कि वो सीधा किले में ही निकल जाएंगे। ऑल्दो फाइनली वो एक किनारे तक पहुंचे, जिसके बड़े बड़े पत्थरों पर पैर रखते हुए उन्होंने अपनी किश्तियों को अलविदा कहा। ओए, क्या ये तुम्हारा मेंढक है? हैग्रिड ने बच्चों के उतरते हुए कहा। ट्रेवर, नेविल ने अपने मेंढक को पकड़ते हुए कहा। और ठीक ऐसे ही सभी लोग अपने आप को संभालते हुए हैग्रिड के पीछे चले जा रहे थे, जब तक उनके सामने किले का बड़ा सा दरवाजा नहीं आया। उसने सभी को कहा, यहीं पर रुकना। उन सभी की आंखों में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद को देखते हुए हैग्रिड ने अपने बड़े हाथों की मुट्ठी करते हुए उन बड़े से दरवाजों पर 3 बार नॉक किया। चैप्टर 7 द सॉर्टिंग हैट। वो बड़ा सा दरवाजा अपनी करारी लकड़ियों की आवाज के साथ खुला। एक लंबी सी औरत अपने घने काले बालों के साथ हरे रंग की पोशाक को पहने हुए बड़ी ही स्थिर चेहरे के साथ खड़ी थी। हैरी के दिमाग में छूटते ही ये ख्याल आया कि वो ऐसी औरत से कभी मिलना नहीं चाहेगा। पहले साल के छात्र प्रोफेसर मैकगोनागल, थैंक यू हैग्रिड, यहाँ से मैं देख लूंगी। उसने उस बड़े से दरवाजे को खोला, जहाँ उसके अंदर मानो इतना बड़ा हॉल था कि डर्सलीज का पूरा घर उसमें समा जाए। ठीक ग्रिंगॉट्स की तरह वहाँ पर भी छोटी छोटी मशालें जल रही थी। वही ऊपर की सीलिंग मानो आसमान को छू रही थी। जहाँ उस हॉल के एंड के पोर्शन में एक खूबसूरत सी मार्बल से बनी हुई सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर मैकगोनागल को फॉलो कर रहे थे। वही हैरी को लगभग दर्जनों आवाज सुनाई दे रही थी, जहाँ ऑब्वियसली बाकी साल के स्टूडेंट्स ने अपनी जगह पहले ही ले ली थी। पर प्रोफेसर मैकगोनागल पहले साल के छात्रों को एक छोटे से तहखाने में ले गई। सभी पहले साल के स्टूडेंट्स मानो इतने नर्वस हो चुके थे कि वो एक दूसरे से चिपक के चल रहे थे। हॉगवर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। साल की पहली मेजबानी जल्दी शुरू होगी, लेकिन वो शुरू होने से पहले आप सभी को आपके दलों में यानी कि आपके हाउस के लिए चुन लिया जाएगा। यह रस्म
बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहोगे तब तक आपका हाउस ही आपका परिवार होगा। हालांकि आप सबकी पढ़ाई साथ में होगी, लेकिन आप सोओगे आपके हाउस की डॉर्मेट्री में, और आप आपके खाली समय को भी आपके हाउस के कॉमन रूम में बिता सकते हो। उन 4 दलों के नाम यानी कि उन 4 हाउसेस के नाम है गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नाग शक्ति। सभी दलों का अपना इतिहास है। सभी दलों ने आज तक बेहतरीन जादूगरनी और जादूगर दिए हैं। जहाँ आपका अच्छा बर्ताव आपके दल यानी कि आपके हाउस को पॉइंट्स कमा के देगा, वही जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसका हाउस पॉइंट्स गवा देगा। साल के अंत में जिस भी हाउस के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीतेंगे हाउस कप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आपके दलों के लिए बेहतरीन साबित होंगे। दलों में चुनने की रस्म थोड़ी ही देर में ग्रेट हॉल में सबके सामने होगी। जब तक आपका मौका ना आए तब तक मैं चाहूंगी कि आप शांति और तहजीब से खड़े रहे। उसने तुरंत ही नेविल के बिखरे हुए पोशाक और रॉन के आधे काले नाक को देखा। वही हैरी अपने बालों को ठीक करने में लग चुका था। मैं आप सबको थोड़ी देर में मिलूंगी, तब तक प्लीज यहीं पर खड़े रहे। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। आखिरकार वो हमें दलों में बांटेंगे कैसे? मुझे लगता है किसी तरीके का टेस्ट होगा। फ्रेड ने कहा था बहुत दर्द होता है, पर मेरे हिसाब से वो मजाक कर रहा था। लेकिन इस बात को सुनकर हैरी का दिल मानो सहम गया। एक टेस्ट, वो भी पूरे स्कूल के सामने। लेकिन उसे तो जादूगरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर आते ही ऐसा कुछ होगा हैरी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने आजू बाजू देखा तो सभी की हालत वैसी ही थी। बस हरमाइनी ग्रेंजर को छोड़कर वो फुसफुसा रही थी कि उसे कौन से मंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिन्हें अब तक वो ऑब्वियसली पढ़ चुकी है। हैरी ने उसे हो सके उतना इग्नोर करने की कोशिश की। वो इतना नर्वस तो तब भी नहीं हुआ था जब डर्सलीज को उसके पुराने स्कूल का रिपोर्ट कार्ड मिला करता था, जहाँ पर उसने अपनी टीचर की विग को नीला कर दिया था। वो बस अपनी आंखों को दरवाजे की ओर गड़ाए बैठा था, क्योंकि किसी भी समय प्रोफेसर मैकगोनागल आके उन्हें ले जा सकती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते पीछे से बच्चे चिल्ला पड़े। वो तुरंत ही घबराहट में पीछे मुड़कर देखता है तो कुछ आत्माएं या कहे भूत वहाँ पर दीवार से आर पार होते हुए अंदर आ चुके थे। हालांकि उनकी आपस में कुछ बहस चल रही थी। भूल जाओ, जाने दो, हमने उसे पहले ही काफी मौके दे दिए हैं। मेरे दोस्त, क्या हमने पीव्स को मौके नहीं दिए? उसने हमारे कितने अजीब नाम रखे हुए हैं, ऊपर से वो घोस्ट भी नहीं है। मैं कह रहा, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन 2 भूतों में से एक ने पहले साल के सारे स्टूडेंट्स की ओर देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। नए छात्र, उसमें से मोटे से भूत ने कहा, अभी तक अपने दलों में चुने नहीं गए। हाँ, कुछ बच्चों ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। आशा करता हूँ आप मेहनतकश में जाओगे। ओह, मेरा पुराना हाउस। चलो सभी, रस्म का समय हो चुका है। प्रोफेसर मैकगोनागल वापस आ चुकी थी। एक एक करते हुए दोनों भूत वहाँ से दूसरी दीवार में समा गए। सभी स्टूडेंट्स 2-2 की पैर के साथ आगे बढ़ते हुए उस तहखाने से निकलकर ग्रेट हॉल की ओर बढ़ने लगे। अंदर जाते हुए हैरी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। ग्रेट हॉल के अंदर मानो हजारों मोमबत्तियां हवा में किसी के भी सहारे के बिना झूल रही थी। वही बीचों बीच 4 बड़े से टेबल्स स्टूडेंट्स के साथ भरे हुए थे। उन सभी टेबल्स पर सोने से बनी हुई प्लेट्स और प्याले रखे हुए थे। वही हॉल के ऊपर वाले हिस्से की ओर एक बड़ी सी टेबल थी, जिसकी ओर मैकगोनागल उन सभी को लेकर जा रही थी। बाकी सभी स्टूडेंट्स पहले साल के छात्रों को बस घूर घूर के देख रहे थे, और उन्हीं घुरी हुई आंखों को नजरअंदाज करने के लिए हैरी ऊपर की ओर देखता है तो सीलिंग पे कई सारे तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उसने हरमाइनी की फुसफुसाहट को सुना। ये जादुई छत है, ये दिखाई तो आसमान की तरह देती है, लेकिन नकली है। इसे जादू से बनाया गया है। इसके बारे में मैंने पढ़ा था हॉगवर्ट्स की हिस्ट्री की किताब में। हालांकि उस पर विश्वास रखना मुश्किल था, क्योंकि वो छत लिटरली स्वर्ग के आसमान की तरह लग रही थी। तभी हैरी देखता है कि अब प्रोफेसर मैकगोनागल ने उनके सामने 4 पहियों के एक स्टूल पर एक पुरानी सी पॉइंटेड टोपी रख दी थी। हालांकि वो टोपी इतनी गंदी थी कि आंट पिटूनिया उसे कभी घर में भी ना आने दे। वही सभी की नजर मानो अब उसी फटी पुरानी गंदी सी टोपी के ऊपर थी। माहौल पूरी तरीके से सन्नाटे में लिपट चुका था। लेकिन तभी उस टाके लगी हुई टोपी ने अपना मुंह खोला और गाना गाना शुरू कर दिया। तुम्हें शायद लगेगा मैं सुंदर नहीं हूँ, पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन। मुझसे ज्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी। चाहे तुम आसमान ढूंढ लो या जमीन, चाहे तुम्हारे पास हो काले डर्बी हैट या टोपियां रेशमी और ऊंची, पर मैं हूँ हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी। उन सब से मैं हूँ ज्यादा अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझसे कुछ नहीं छुपा। बोलती टोपी सब सुन सकती है, ये जान लो। इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए। सचमुच जान लो, क्योंकि तुम जा सकते हो गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर और शेर दिल लोग होते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गरुड़ द्वार वालों को औरों से अलग करती है। या तुम जा सकते हो मेहनतकश में, जहाँ निष्पक्ष और वफादार लोग रहते हैं। मेहनतकश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। या तुम जा सकते हो समझदार
और पुराने चील घात में, पर शर्त है तेज हो तुम्हारा दिमाग। हाजिर जवाब और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपनी तरक्की के लोग बाग। या तुम जा सकते हो नाग शक्ति में, वहाँ आप सच्चे दोस्त बना सकते हो। लेकिन यहाँ के चालाक लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए हो सके वो करने के लिए तैयार है। इसलिए कहती हूँ मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो जरा भी, तुम सुरक्षित हाथों में हो। हालांकि मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि मैं हूँ सोचने वाली बोलने वाली टोपी। गाने के खत्म होते ही मानो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस बोलती टोपी ने सभी के सामने अपना सर झुकाते हुए वापस अपनी शांत मुद्रा अपना ली। तो हमें बस इस टोपी को पहनना है, मैं फ्रेड को मार डालूंगा। उसने कहा था कि हमें दैत्यों के साथ लड़ना पड़ेगा। हैरी हल्का सा मुस्कुराया। उसने सोचा कि आखिर मंत्रों से ये करना तो काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर इस रस्म को अकेले में किया जाता तो और भी बेहतर होता। हालांकि उस बोलती टोपी की उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी। हैरी ना तो बहादुर महसूस कर पा रहा था, ना ही होशियार। अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बनाया होता तो वो उसी में जाता। तभी प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपने हाथों में पकड़ी हुई एक लंबी चमड़ी से बनी हुई चिट्ठी को खोला और कहा, मैं जब भी आपका नाम पुकारूं तब आपको आगे आना है और स्टूल पर बैठना है ताकि आप चुने जा सको। अबाउट हैना अपने गुलाबी से चेहरे के साथ एक लंबी चोटी वाली लड़की सामने आई। उसने उस बोलती टोपी को अपने सर पे रखा और वो स्टूल पे बैठ गई। कुछ पलों के लिए पूरी तरीके से शांति सी फैल गई। मेहनत कश राइट साइड में लगा हुआ मेहनत कश वाला टेबल मानो जोर जोर से तालियों के साथ उसका स्वागत करने लगा। तभी हैरी ने देखा वो मोटा सा भूत हैना की ओर देखते हुए अपना हाथ खुशी से हिला रहा था। बोन सूजन मेहनत कश टोपी फिर से चिल्ला पड़ी, जहाँ सूजन भी जाके हैना के बाजू ठीक बैठ गई। बूट टेरी चीलगात। इस बार लेफ्ट साइड के टेबल से तालियों की गड़गड़ाहट हुई। टेरी ने भी चीलगात के स्टूडेंट से अपना हाथ मिलाते हुए उनके बाजू में अपनी जगह ले ली। ब्रोकलहर्ट्स मैंडी को भी चीलगात के लिए चुना गया। हालांकि ब्राउन लैवेंडर पहली स्टूडेंट बनी जिसे गरुड़ द्वार के लिए चुना गया। और इस बार हैरी देख पा रहा था कि रॉन के वही दो जुड़वा भाइयों के साथ पूरे गरुड़ द्वार के बच्चे तालियां और सीटियां मार रहे थे। बुलस्ट्रोड मिलिसेंट पहली स्टूडेंट बनी जो नाग शक्ति में गई। शायद ये हैरी की बस कल्पना हो, लेकिन उसके दिल में ख्याल आया कि नाग शक्ति में सब बुरे लोग ही होते हैं। हैरी तुरंत ही अब बीमार सा महसूस करने लगा था। उसे याद आया कि उसके पुराने स्कूल में स्पोर्ट्स टीम बनाते हुए उसके साथ क्या हुआ करता था। उसे ही हमेशा आखिर में चुना जाता था, इसलिए नहीं कि वो बुरा खेलता है, बल्कि इसलिए कि डडली को ऐसा ना लगे कि बाकी के बच्चे उसे पसंद करते हैं। फिंच, फैचली, जस्टिन, मेहनत कश। हैरी ने इस बात को नोटिस किया कि बोलती टोपी कई बार तुरंत ही हाउस का नाम ले लेती है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए वो अपना पूरा समय लेते हुए सोच में पड़ जाती है। फिनिगन सीमस भूरे बालों वाला लड़का जो ठीक हैरी के आगे खड़ा हुआ था, उसे गरुड़ द्वार में भेजने से पहले बोलती टोपी ने लगभग 1 मिनट का समय लिया। ग्रेंजर हरमाइनी तुरंत ही दौड़ते हुए स्टूल पे बैठ गई। उसने टोपी को अपने सर पे रखा। गरुड़ द्वार। हालांकि ये सुनकर रॉन का मुंह तो बिगड़ गया। एक बहुत ही भयानक ख्याल हैरी के दिमाग में आया। जब भी वो नर्वस होता है तब ज्यादातर उसके दिमाग में कुछ भयानक ही ख्याल आते हैं। उसने सोचा, क्या होगा अगर उसे चुना ही ना जाए? क्या होगा अगर उसके सर पे टोपी को तो रखा जाए लेकिन टोपी कुछ बोले ही ना तो? और मैकगोनागल बोल पड़े कि शायद यहाँ पर कोई गलती हुई है, हैरी को ट्रेन से वापस जाना होगा। खैर, नेविल का जब नाम लिया गया, वही लड़का जो हमेशा अपना मेंढक घुमा देता है, तब वो जाते जाते ही स्टूल के नजदीक गिर पड़ा। टोपी ने उसके लिए भी अपना पूरा समय लिया। गरुड़ द्वार। हालांकि एक्साइटमेंट इतनी थी कि नेविल टोपी को बिना उतारे ही वापस भाग निकला। वो वापस शर्मिंदा होते हुए आया और उसने वो टोपी वापस मैकगोनागल को दे दी। हालांकि जब मैलफॉय का नाम लिया गया तब वो अपनी अकड़ के साथ आगे बढ़ा और जैसे कि उसे चाहिए था, टोपी ने उसके सर को छूते ही चिल्ला दिया, नाग शक्ति। मैलफॉय अपने दोस्त क्रैब और गोयल के साथ नाग शक्ति के टेबल के ऊपर बैठ गया, जो कि वो दोनों भी काफी खुश थे नाग शक्ति में आने से। अब ज्यादा बच्चे नहीं बचे थे। मून, नॉट, पार्किंसन, फिर 2 जुड़वा बहनें पाटिल और पाटिल, फिर पग, सैली, एनी और फिर सबसे आखिर में पॉटर, हैरी। लेकिन जैसे ही हैरी आगे बढ़ा, उसे कई सारी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। क्या? पॉटर? दी हैरी पॉटर? हैरी ने आखिरी बार देखा तो पूरे ग्रेट हॉल के बच्चे उसे गर्दन ऊंची करते हुए देख रहे थे। तभी टोपी उसके आंखों के सामने आ गई। उसने इंतजार किया। एक हल्की सी आवाज ने कहा, मुश्किल है, काफी मुश्किल है। काफी हिम्मत है तुम में, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, वही अपनी पहचान बनाने का जज्बा भी है तुम में, तो कहाँ रखूं तुम्हें? हैरी ने स्टूल के किनारों को पकड़ते हुए सोचा, कहीं पर भी बस नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं। सोच लो, नाग शक्ति तुम्हें महान बना सकती है और महान बनने के सारे लक्षण है तुम में। डीप कट, नाग शक्ति नहीं, नाग शक्ति नहीं। अच्छा, नाग शक्ति नहीं तो गरुड़ द्वार।
हैरी ने उस बोलती टोपी के आखिरी शब्दों को सुना और वो कांपते कांपते गरुड़ द्वार की टेबल से जुड़ गया, यह सोचते हुए कि उसे आखिरकार चुन लिया गया है। और नाग शक्ति के लिए नहीं बल्कि लेकिन ये सब सोचते हुए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसे चुनने के बाद पूरे हॉल के अंदर सबसे ज्यादा तालियां और सीटियां बजी। प्रीफेक्ट पर्सी ने खड़े होते हुए उसका हाथ मिलाया। वही दोनों जुड़वा वीजली भाई चिल्ला रहे थे, हमें पॉटर मिल गया, हमें पॉटर मिल गया। हैरी उनके ठीक अपोजिट बैठ गया। तभी उसी भूत जिसे उसने पहले भी देखा था उसने उसकी बाह थपथपाई, जिसके चलते उसे ऐसा लगा मानो उसके अपने हाथ किसी बर्फ के पानी में डाल दिए हैं। वही अब वो उस सबसे ऊंची वाली टेबल को देख पा रहा था जहाँ उसके एक कोने पर हैग्रिड बैठा था और उसकी ओर देख के उसे अपनी आंखों से बधाई दे रहा था। वही टेबल के सबसे बीचों बीच एक सोने की चेयर पे एल्बस डम्बलडोर बैठे हुए थे। हैरी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसने उन्हें पहले भी चॉकलेट फ्रॉक के कार्ड पर देखा हुआ था। वही डम्बलडोर ही वो अकेले थे जिनके सिल्वरी बाल सबसे ज्यादा चमक रहे थे। हैरी ने रिश्ती कटाई में मिले प्रोफेसर क्विरल को भी तुरंत पहचान लिया, जो कि अब एक पर्पलिश पगड़ी में काफी अजीब दिख रहे थे। वही चुनने वाली रस्म के लिए अब बस 3 स्टूडेंट्स बचे हुए थे। ट्रूपिनलिसा चिलगात में गई, वही अब रॉन की बारी थी और उसका चेहरा पूरा हरा पड़ चुका था। हैरी ने टेबल के नीचे अपने फिंगर्स क्रॉस किए और तभी उसने सुना गरुड़ द्वार। हैरी ने सबसे तेज तालियां बजाई। रॉन भी अब उसकी बाजू वाली कुर्सी पर उसे ज्वाइन हो चुका था। क्या बात है रॉन, पर्सी ने हैरी के थ्रू रॉन से कहा ही था। तभी आवाज आई जब एक बैसली को नाग शक्ति के लिए चुना जा चुका है। वही प्रोफेसर मैकगोनागल अपने हाथों में पकड़ी हुई चिट्ठी को रोल करते हुए उस टोपी को लेकर बाजू में चली गई। तभी हैरी ने अपने सामने रखी गई उस सोने की प्लेट को देखा और उसे याद आया कि वो दरअसल कितना भूखा है। उसे वो पम्पकिन पेस्ट्रीज खाते हुए जमाना बीत चुका है। वही डम्बलडोर भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए उन सारे छात्रों की ओर ऐसे देख रहे थे मानो उनकी खुशी इन्हीं में बसती हो। स्वागत है आप सभी का हॉगवर्ट्स के नए साल में, स्वागत है। इससे पहले कि हम अपनी दावत शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा और ये रहे कुछ शब्द: उल्लू, चर्बी, चुटपुट, चिकोटी, थैंक यू। और वो बैठ गए। सभी ने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी, लेकिन हैरी समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर उसे हंसना चाहिए या फिर शांत रहना चाहिए। क्या ये थोड़े पागल है? पागल? पर्सी ने कहा, ये तो दुनिया के सबसे बेहतरीन जादूगर है, लेकिन थोड़े से खिसके हुए तो है। आलू लोगे हैरी? हैरी का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उसके सामने वाली प्लेट अब खाने से भर चुकी थी। उसने आज तक एक ही टेबल पर इतना सारा खाना कभी नहीं देखा था। रोस्टेड बीफ, रोस्ट चिकन, पोर्क चॉप्स एंड लैम चॉप्स, सॉसेजेस, बेकन एंड स्टिक, उबले हुए आलू, रोस्टेड आलू, चिप्स, योर्कशायर पुडिंग, बीन्स, गाजर, ग्रेवी, केचप और अजीब तौर पे लेकिन उस पर मिंट कैंडी भी थी। डीप कट डाल दिया। डर्सलीज ने हैरी को कभी भूखा तो नहीं रखा, लेकिन उन्होंने उसे कभी उसकी मन पसंदीदा चीज को भी खाने नहीं दिया। डडली हमेशा ही उससे वो सब छीन लेता था, फिर चाहे वो खा खा के बीमार क्यों ना पड़ जाए। हैरी ने मिंट कैंडी को छोड़ प्लेट में सब कुछ लिया और मानो वो खाने पे टूट पड़ा। देखने में तो ये सब स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, वहाँ पर खड़े हुए भूत ने कहा, क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 400 सालों से कुछ नहीं खाया है। हाँ, मतलब मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, बट स्टिल कमी तो खलती है। खैर, मैंने अब तक अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया ना। सर निकोलस द मिसी प्रोपेंटन एट योर सर्विस, गरुड़ द्वार का भूत। सर निकोलस की बॉडी ज्यादातर ट्रांसपेरेंट थी, जिसके आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था। वही उसके शरीर से मानो उसका सर बस नाम के लिए लटका हुआ था, जिसे वो जब चाहे निकाल सकता है। मुझे पता है आप कौन हो, रॉन ने कहा। मुझे मेरे भाई ने बताया था, आप लगभग सरकटे निक हो। मैं चाहूंगा मुझे सर निकोलस बुलाओ तो अच्छा होगा। पर तभी सीमस फिनिगन ने कहा, लगभग सरकटा? ये कैसे हो सकता है? हालांकि ये सुनते ही सर निकोलस उखड़ गए। उन्हें इन बातों को वहाँ पर नहीं ले जाना था। उसने अपने सर को आधा हाथ में पकड़ते हुए कहा, देखो ऐसे। सभी को चौंकता हुआ देख उसने अपने सर को वापस लगाते हुए कहा, मैं आशा करता हूँ इस साल आप लोग हमें हाउस कप चैंपियनशिप जीतने के लिए मदद करोगे। गरुड़ द्वार इतने सालों तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नाग शक्ति पिछले 6 सालों से जीतते आ रही है। अब खूनी नवाब को झेलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। वो नाग शक्ति का भूत है। हैरी ने मुड़कर नाग शक्ति के टेबल की ओर देखा तो वहाँ पर एक भयानक सा भूत बैठा हुआ था। उसकी गहरी काली आंखों में मानो बस अंधेरा था। चेहरा दुबला पतला था। वह उसके पूरे पोशाक पर सिल्वरी खून लगा हुआ था। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वो भूत मैलफॉय के ठीक बाजू बैठा हुआ था, जो कि इस सिटिंग अरेंजमेंट से मैलफॉय तो बिल्कुल खुश नहीं था। उसके कपड़ों पे इतना खून कैसे लगा? सीमस ने पूछा। मैंने कभी पूछा नहीं। जब सब ने भरपेट खाना खा लिया तभी एक ही पल में मानो उनकी सारी प्लेट्स पूरी तरीके से साफ हो गई और उनके सामने पुडिंग आ गई, जिसके अंदर मानो हर स्वाद की आइसक्रीम मौजूद थी। एप्पल पाइज, ट्रिकल पेस्ट्रीज, चॉकलेट इक्लेयर्स, जैम डोनट्स, स्पंज केक, स्ट्रॉबेरीज, जेली और राइस पुडिंग।
हालांकि जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्रीज को खाना शुरू किया तब बाकी सारे बच्चों की आपस में परिवार को लेकर बातें होने लगी। मैं मिला जुला हूँ, सीमस ने कहा। मेरे पिता मगलू है और मेरी माँ जादूगरनी। मम्मी जादूगरनी है, ये बात उन्होंने मेरे पिता को तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हुई। हालांकि उसे सुनकर मेरे पिता को शौक तो बहुत लगा था। सभी लोग वहाँ पर हंसने लगे। और तुमने विल? रॉन ने पूछा। वेल, मेरे दादी ने ही मुझे बड़ा किया है, वो जादूगरनी है। हालांकि परिवार में सबको लगता था कि मैं मगलू हूँ। ऑल्दो मेरे एल्गी अंकल हमेशा ही मेरे ऊपर नजर रखते थे और हमेशा ही मुझे फोर्स किया करते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे ब्लैक पूल से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब ही गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जब तक मैं 8 साल का नहीं हुआ। एक बार तो एल्गी अंकल ने मुझे ऊपर वाली मंजिल से लटका दिया था। वो मुझे खिड़की से नीचे छोड़ने ही वाले थे कि मेरी आंट एडिन ने उन्हें केक दे दिया। ध्यान भटकने के कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उछल के नीचे गया और बगीचे से लेकर सड़क तक उछलते हुए गया। जब सभी ने वो देखा तो वो काफी खुश हो गए। मेरी दादी की आंखों में तो मानो आंसू ही आ गए। ऊपर से जब मुझे हॉगवर्ट्स का लेटर मिला तब उन सब के चेहरे देखने लायक थे। उन्हें लग रहा था कि मेरे अंदर उतना जादू नहीं है जो मुझे यहाँ तक लेके आए। एल्गी अंकल तो इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे एक मेंढक खरीद दिया। वो हैरी ने दूसरी ओर देखा तो पर्सी और हरमाइनी लेसन्स को लेकर बात कर रहे थे। आई होप पढ़ाई जल्दी से शुरू हो जाए। मेरी खास रुचि रूप परिवर्तन में है। जाहिर है किसी चीज को दूसरी चीज में बदलना मुश्किल है। शुरुआत में तुम्हें छोटी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे माचिस की तिल्ली को सुई में बदलना और इस तरीके की चीजें। हैरी के शरीर में अब गर्माहट सी आ चुकी थी। उसे अब नींद आने लगी थी। उसने एक बार फिर से हाई टेबल की ओर देखा तो हैग्रिड अपने प्याले से पी रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल प्रोफेसर डंबलडोर के साथ बातें कर रही थी। अपनी अजीब पगड़ी के साथ प्रोफेसर क्विरल एक टीचर से बात कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी हुई और खींची हुई थी। वे उसकी स्किन येलोइश थी। उसकी आंखों में मानो सुन कर देने वाला काला सा अंधेरा था। एंड सडनली उस मुड़ी हुई नाक वाले टीचर ने हैरी की आंखों में देखा, जिसके चलते हैरी के माथे पे बना हुआ घाव दर्द करने लगा। आउच! क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वो दर्द जितनी जल्दी से आया था उतनी तेजी से गायब भी हो गया। हालांकि उस टीचर की ओर देखते हुए हैरी को ऐसा लगने लगा था कि वो टीचर उसे पसंद नहीं करते। वो टीचर कौन है जो प्रोफेसर क्विरल से बात कर रहे हैं? ओह, तो तुम प्रोफेसर क्विरल को जानते हो? नो डाउट वो घबराए हुए हैं क्योंकि वो प्रोफेसर स्नेप से बात कर रहे हैं। वो काढ़े का विषय पढ़ाते हैं। हालांकि सभी को पता है कि वो क्विरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नेप को बहुत ज्ञान है। हैरी कुछ पलों के लिए स्नेप को घूरता रहा, मगर स्नेप ने उसकी ओर फिर देखा ही नहीं। जब फाइनली अब पुडिंग्स भी खत्म हो चुकी थी, प्रोफेसर डंबलडोर एक बार फिर से खड़े हुए, जहाँ तुरंत ही हॉल में सन्नाटा सा छा गया। अब जबकि हम सब ने भरपेट खाना खा लिया है तो मैं साल की शुरुआत में ही कुछ बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे इसे ध्यान में रखे कि अंधेरे जंगल में कोई विद्यार्थी नहीं जाएगा, और अगर इस बात का ध्यान कुछ सीनियर्स भी रखे तो बेहतर होगा। डंबलडोर ने अपनी चमकीली आंखों से जुड़वा वीजलीज की ओर देखा, जहाँ हमारे चौकीदार मिस्टर फिल्च ने भी मुझे कहा है कि मैं आप सभी को याद दिला दूं कि लेसन्स के बीच में गलियारों में जादू करना भी मना है। क्विडिच के ट्रायल्स सेकेंड टर्म के दूसरे हफ्ते में आयोजित होंगे। अपने हाउस के टीम के लिए जिन्हें खेलने में दिलचस्पी है वो मैडम हाउट से संपर्क करें। और हाँ, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि तीसरी मंजिल की दाहिनी ओर जाना मना है। अगर आप अपने आप को दर्दनाक मौत से बचाना चाहते हैं तो। हैरी हंस पड़ा, लेकिन वहाँ पर गिने चुने वो लोग थे जो इस बात पर हंस रहे थे। वो सीरियस नहीं है ना? वो है। आमतौर पे हमें वो वजह तो जरूर बताते हैं कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए या कहाँ नहीं जाना चाहिए। मतलब सब जानते हैं कि जंगल में खतरनाक राक्षस है, दैत्य है, लेकिन कम से कम उन्हें हम प्रीफेक्ट्स को तो वजह बतानी चाहिए थी। और अब इससे पहले कि हम सुस्त पड़ जाए, हम स्कूल का गाना गाएंगे। हैरी ने देखा कि इस बात को सुनकर ही कई सारे टीचर्स की मुस्कान मानो सिमट गई। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा घुमाया और तुरंत ही उसमें से एक सुनहरी रिबन बाहर निकली, जो टेबल के ऊपर सांप के आकार से शब्दों में बदल गई। सब लोग अपनी मन पसंदीदा धुन चुन ले। Hogwarts, Hogwarts, Hoggy Woggy Hogwarts, teach us something please. Whether we be old and bald or young with scabby knees, our heads could do with filling with some interesting stuff. For now they bare and full of air, dead files and bits of fur. So teach us things worth knowing, bring back what we forgot, just do your best, we'll do the rest and learn until our brain got rot. सभी लोगों ने अलग अलग वक्त पे अलग अलग धुन के साथ अपने गाने को खत्म किया, जैसे मैंने भी किया। बस वीजली ट्विंस ही बचे थे तो डंबलडोर ने अपनी छड़ी से उनके गाने को भी खत्म कर दिया। सभी लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, जिसमें डंबलडोर की ताली की गूंज सबसे तेज रही।
म्यूजिक। डम्बलडोर ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, हम यहाँ जो जादू करते हैं उससे भी बड़ा एक जादू है और वो है गाना। अब सोने का वक्त, सभी लोग जा सकते हैं। गरुड़द्वार के सभी स्टूडेंट्स पर्सी को फॉलो करते हुए ग्रेट हॉल से निकलकर मार्बल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हालांकि हैरी का पेट अब इतना भर चुका था कि वो इस बात पर ध्यान ही दे पा रहा था कि कॉरिडोर्स में लगी हुई तस्वीरें आपस में फुसफुसाते हुए उनकी ओर इशारे कर रही थी। ऊपर से पर्सी उन्हें फिसलते हुए पैनल्स और झूलते हुए पर्दों से भी ले गया, लेकिन हैरी का ध्यान उन पर फिर भी नहीं पड़ा। या कहे सभी बच्चे अब इतना थक चुके थे कि वो बस अपने पैरों को घिसते हुए, रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सीढ़ियां थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हैरी सोच ही रहा था कि उन्हें और कितना दूर जाना होगा, लेकिन तभी बड़ी बड़ी छड़ियों के बंडल से एक एक छड़ी उनके सामने गिर रही थी। पीव्स है, पर्सी ने कहा, पीव्स सामने आओ। एक बड़ी भद्दी सी आवाज सामने आई, मानो किसी फटे हुए गुब्बारे से निकली हो। क्या तुम चाहते हो मैं खूनी नवाब को बुलाऊं? तभी गुब्बारे के फटने जैसी आवाज हुई और एक नाटा सा आदमी अपनी काली आंखों के साथ सामने आया, जिसके पैर में अंगड़ाई थी, हवा में झूलते हुए। वो फर्स्ट ईयर के बच्चे, अले ले ले ले, मजेदार है। वो उड़ते हुए उनके ऊपर से गुजरा। दूर हट जाओ पीव्स, वरना मैं नवाब को इसके बारे में बता दूंगा। मैं सच में बता दूंगा। पर्सी उसे वहाँ पर अजीब से देखते हुए गायब हो गया, लेकिन जाते जाते उसने उन छड़ियों के बंडल को नेविल के सर पे दे मारा। तुम्हें पीव्स से बच के रहना होगा, बस खूनी नवाब ही है जो उसे काबू कर सकता है। वो हम प्रीफेक्ट्स की भी नहीं सुनता। लो हम आ गए। कॉरिडोर के अंत में गुलाबी सिल्क पोशान पहने हुए एक मोटी सी औरत की तस्वीर लटकी हुई थी। पासवर्ड क्रिपेट रिकॉनस। उस औरत की तस्वीर घूम गई, जिसके अंदर से एक बड़ा सा होल सामने आया। नेविल को अंदर आने के लिए मदद की जरूरत लगी। तभी उन लोगों ने अपने आप को गुरुद्वार के हॉल में पाया। पर्सी ने लड़कियों को अपना रास्ता दिखाया और लड़कों को अपना। सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां चढ़ने के बाद फाइनली वो टॉप के टावर में पहुंच चुके थे। सभी के संदूक भी अपने अपने बिस्तर के नजदीक लग चुके थे। सभी इतने थक चुके थे कि बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खाना शानदार था। ओ दूर हटो स्क्रैबर्स, तुम मेरी चादर को कुतर रहे हो। हैरी उससे पूछने वाला था कि उसने ट्रिकल पेस्ट्रीज खाई कि नहीं, लेकिन रॉन लुढ़क चुका था और शायद हैरी ने भी कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, क्योंकि उसने उसके सपने में प्रोफेसर क्विरिल की पगड़ी पहनी हुई थी जो उससे बातें कर रही थी। पगड़ी ने कहा उससे नाग शक्ति में होना चाहिए, लेकिन हैरी ने कहा वो नाग शक्ति में नहीं रहना चाहता। पगड़ी धीरे धीरे भारी होने लगी। हैरी ने उसे उतार के फेंकना चाहा, लेकिन पगड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी वहाँ पर मैल्फॉय आया, जो उसकी हालत देखकर हंसे जा रहा था, लेकिन तुरंत ही मैल्फॉय स्नेप में बदल गया, जो भी अब उसकी हालत को देखते हुए हंसे जा रहा था। एंड देन हैरी घबराहट में उठा। उसका शरीर पसीने में लिपटा हुआ था, थरथरा रहा था। वो वापस करवट बदल के सो गया। जब वो दूसरे दिन की सुबह उठा, तब उसे कल रात वाले सपने के बारे में कुछ भी याद नहीं था। थैंक यू सो मच गाइज आखिर तक बने रहने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो ऑलरेडी देख ली है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। एंड आई स्वेयर मैं ज्यादा से ज्यादा इन्हें जल्द से जल्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी कर देना और अपने पॉटर हेड दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अगर मुझे कुछ और इंप्रूवमेंट्स भी करनी चाहिए ऐसा आपको लग रहा है, देन कॉमेंट बॉक्स खुला है। मैं हर एक कॉमेंट का जवाब दूंगा 101%। बाकी थैंक यू एंड लव यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एंड आई विल सी यू सून। Nox.